स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त 2023 फाइनली वी डिड इट। इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून की सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट वी आर फाइनली ऑन मून। एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, बट इस सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर सरफेस पर चलना शुरू करेगा, वो उस पर कार्व किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों के इम्प्रिंट्स कुछ इस तरह से पीछे छोड़ेगा। इसरो के इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ गए। आई मीन, जहां पर 4 साल पहले सिर्फ 10 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा 140 पर आ चुका है। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े कंट्रीज लाइक जापान और यूके भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस कोलैबोरेशन में उन्होंने इसरो के साथ 2 नए स्पेस मिशंस प्लान किए हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा था कि इंडिया पहली वो कंट्री बनने वाली है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। बट वेट फ्रेंड्स, ये सिनेरियो 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यू नो व्हाट, 4 दिन पहले तक रशिया का लूना 25 मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 को कांटे की टक्कर दे रहा था। दरअसल 11 अगस्त 2023 को रशिया ने अपने लूनर मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसे अनलाइक चंद्रयान 3 बिना पृथ्वी के अराउंड 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग से सीधा मून के ऑर्बिट में दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों के कैलकुलेशंस के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को अपनी आखिरी डीबूस्टिंग फेज के दौरान लूना 25 पर हद से ज्यादा थ्रस्ट लगाने की वजह से वो एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी से डिविएट हो गया और सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया। और इसी के साथ उनका ये मिशन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट को यह पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफी कम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सभी को यह पता था कि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने यह मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजहों का हाथ था, उन सबको समझकर सॉल्व करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है काम एंड कंपोज्ड मैनर में। सिंपली स्पीकिंग, इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिससे कि सक्सेस के चांसेस इस मिशन में बिल्कुल हाई हो। जब भी इसरो ऐसे स्पेस मिशंस करता है या इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, तो हम सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में भी बहुत ही कम भारतीयों में असल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान एक ऐसा माइंडसेट है जो किसी भी भारतीय की और पूरे भारत की तकदीर बदल के रख सकता है। लेकिन कितने कम लोग हैं जो इसमें असल में रुचि रखते हैं, इस दृष्टिकोण को अपना के अपने लाइफ के प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद लेते हैं। वेल, वेरी लेस, बिकॉज भारत में इन जनरल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और इसी चीज को हम मिलकर बदलना चाहते हैं फ्रेंड्स। और इसीलिए हम सब साइंस लवर्स मिलकर एक मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं, मिशन साइंटिफिक भारत। इस मिशन के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। फुल प्रूफ प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था टेस्टिंग, जहां मिशन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को उनके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था उनकी टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, साथ में उसके साउथ पोल पर सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहां का एवरेज तापमान -13 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए इतना कोल्ड टेम्परेचर होने पर सेंसर्स की हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए उन्होंने इससे भी 5 डिग्री कम यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें टेस्ट किया था। इन सभी सेंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर्स थे LPDC, LDV और LHDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर्स लैंडर की पोजीशन, वेलोसिटी और उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर्स को एक थर्मल वैक्यूम चेंबर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडे तापमान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। बट एज यू सी,
ये काफी हैवी बजट प्रोसेस है। सो इसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली थी। यू वोंट बिलीव, बट उन्होंने सभी सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई ऑल्टीट्यूड्स पर लेकर गए, जहां तापमान नेचुरली ही -18 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां से सेंसर्स की सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी और लेटेंसी, यानी कि सिग्नल्स कितना लेट ट्रैवल करते हैं, इन सभी पैरामीटर्स को अच्छे से चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर्स को टेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 km/h से 0 तक लानी पड़ती है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर्स ही करते हैं। सो बेसिकली विक्रम लैंडर में 2 टाइप्स के थ्रस्टर्स यूज किए गए। पहला लैम, जो लैंडर को कंटीन्यूअस थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल्स है, हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे टाइप के थ्रस्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव कंट्रोल थ्रस्टर्स यानी आरसीटी, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो देखो बेसिकली ना, ये आरसीटीज लैंडर के स्टीयरिंग व्हील्स के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर की पोजीशंस कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर लैंडर को लेफ्ट साइड में मोड़ना है तो राइट साइड के थ्रस्टर को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे लैंडर लेफ्ट की ओर झुकेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन्होंने इन दोनों भी थ्रस्टर्स के मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है, और वो है लैंडर के लेग्स। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था, और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए। और इन्हीं सब टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और वही हुआ भी। उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहां पर उसके सभी इंजन्स इग्नाइट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून की सरफेस के करीब ट्रैवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के आरसीटी थ्रस्टर्स ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे कैमरास और सेंसर्स ने यह इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग मोमेंट। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरास ने सतह की पिक्चर लेना शुरू किया, सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया, और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस करके ये कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे आरसीटी थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर के 4 लेग्स ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हैं, जिन्होंने मून के सतह की एलिवेशन और बम्प्स को स्कैन करके उसकी एक वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लेग्स में लगे हुए एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल को एडजस्ट किया, ताकि जमीन से कॉन्टैक्ट करते वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी साइंटिस्टों को यह पता था कि जिस मोमेंट पर लैंडर लेग्स मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे, तब भी वो एक शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी शॉक को विथस्टैंड करने के लिए लैंडर लेग्स में एरोप्लेन की तरह कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए गए थे, जो अप्रॉक्सीमेटली 4000 न्यूटन का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। और बाय द वे, ये इतना फोर्स होता है कि अगर इस फोर्स से हम इंसान जमीन से टकराए तो हमारी सबसे मजबूत बोन, दैट इज द थाई बोन, फीमर, वो तक टूट जाएगी। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा, और उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल डिसेंट का सिग्नल भेजा, और अगले 73 सेकेंड्स में ही लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 ने एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। अब लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैंप के जरिए प्रज्ञान रोवर डिसेंड हुआ, जिसकी पहली इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी है। ये है वो इमेज, एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटेना की मदद से लैंडर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया, सो दैट लैंडर रोवर की इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचा सके। अब ये एंटेना किसी नॉर्मल टीवी के डिश की तरह ही सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है, बट देयर इज अ कैच। इस कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर से 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा।
और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है, दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल मिशन, जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। अब इसमें फ्रेंड्स उसकी मदद दो इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से LIBS मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा। इससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा वेव्स एंड एक्स रेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे APXS फिर डिटेक्ट करके उन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स के स्पेक्ट्रम्स के साथ एनालाइज करेंगे, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है इसका पता लगाया जा सके। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि चंद्रयान 1 के मून पर पानी ढूंढने के बाद अब चंद्रयान 3 मून पर क्या नया खोज निकालता है। वेल व्हाटएवर बी द केस, इस सबके पहले ही कई सारे स्पेस सुपर पावर्स इसरो के साथ कोलैबोरेटिव मिशंस प्लान कर रहे हैं इस सक्सेस के बाद, जिसमें से टॉप और लेटेस्ट स्पेस मिशन है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और इसरो का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन LUPEX। इसमें लैंडर बेसिकली इसरो की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और रोवर और लॉन्च व्हीकल JAXA का होगा। इसके साथ ही IIST बैंगलोर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलकर इसरो की मदद से एक्सोवर्ल्ड्स नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक्सो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इसमें इसरो के साथ साथ कई सारे प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप्स का भी कंट्रीब्यूशन है। ये स्टार्टअप्स ये पूरे के पूरे इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और इनमें फोर फ्रंट पर है कंपनीज लाइक स्काईरूट, अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुवा स्पेस और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, जिन्होंने बाय द वे विक्रम लैंडर के डिजाइन डेवलपमेंट में काफी मदद की है। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, MNCs लाइक L&T, गोदरेज एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उन्होंने भी चंद्रयान 3 के इस मिशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन, लॉन्चिंग के लिए कुछ कंपोनेंट्स, थ्रस्टर्स, इंजन जैसी इंटेग्रल चीजें भी डेवलप की है। और इन्हीं सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मिशन इतने कम टाइम में इतने सटीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल हो पाया। बट वो बात अलग है, इसके वजह से इसरो का बजट स्लाइटली बढ़ रहा है, जिसे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और उन्होंने भी इसरो को थोड़ा ज्यादा बजट अलॉट किया, व्हिच इज ग्रेट फॉर इसरो एंड फॉर अस इंडियंस एज वेल। मे बी ये बजट इंक्रीमेंट थोड़ा पहले आया होता तो इसरो आज के तारीख में काफी सारे बड़े माइलस्टोन्स भी अचीव कर पाया होता। अब फ्रेंड्स, जब भी इसरो ऐसे की माइलस्टोन्स को अचीव करता है, इसमें हम सभी भारतीय गर्व फील करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी किसी भी देश का बैकबोन होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में लोग साइंस को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, जबकि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान को और इंसानी सभ्यता को तरक्की के मार्ग पर लेकर जाता है। और इसीलिए ये हमारा मिशन है फ्रेंड्स कि हम इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इस कदर फैलाना चाहते हैं कि बच्चा बच्चा साइंस से प्यार करने लगे।